स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLG फाइनेंस में। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के बारे में। हाल ही के दिनों में आपने बहुत सारे आईपीओ देखे, हैप्पीएस्ट माइंड और अभी केमकॉन, कैम्स और एंजल ब्रोकिंग भी देखना बाकी है। साथ अभी ही इसी के बीच में अभी यूटीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ की भी अनाउंसमेंट हो गई है। सो आज हम इसके बारे में देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, कंपटीशन, ग्रोथ, पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर, हर एक एस्पेक्ट से इसको देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल्स, इस आईपीओ के बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 552 से 554 रुपीज का रखा गया है और इसे जो अमाउंट रेज करने की उम्मीद है वो 2152 से 2160 करोड़ रुपीज रेज करने की उम्मीद है। आईपीओ में अप्लाई करने का डेट 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का है। आईपीओ में अप्लाई लॉट में होता है, यानी कि इसमें शेयर आप लॉट में खरीदते हैं। तो इस आईपीओ का शेयर का लॉट है 27, यानी कि 27 शेयर्स आप खरीद सकते हैं और मैक्सिमम लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 13 है। इस कंपनी का लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पर ही होगा और वो 12 अक्टूबर को होगा। अब हम कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का फाउंडेशन 1 फरवरी 2003 को रखा गया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यूटीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड में से है, जिसके पास 10 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर हैं। साथ ही साथ इंडिया की ये सेकेंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। दोस्तों ये एक एएमसी कंपनी है। एएमसी कंपनी कहने का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को समझना चाहते हैं तो आसान भाषा में आप इस तरह समझिए कि ये आपके पैसे को लेती है और इसे बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, लोन्स, डेब्ट फंड, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करती है, जिससे आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके। अब इन जैसी कंपनियों का इनकम सोर्स क्या है? ये इनकम इन्हें आपके द्वारा पे की गई फीस से मिलता है। आप इस अपने पैसे की ग्रोथ के लिए जो इन्हें फीस देते हैं, अपने जो इसके चार्जेस होते हैं, उनसे इन कंपनियों का ग्रोथ होता है, इनका रिटर्न आता है। दोस्तों अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। साल 2019 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो -8.66% था। वहीं साल 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ के -8.61% हो गया। दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो -3.12% 2019 में था। 2020 में यही प्रॉफिटेबिलिटी और घट के -22.62% हो गया, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ नेगेटिव फैक्टर है, ये सही चीज नहीं है। आगे इसके हम वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो 25.73 है और इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पी रेशियो 35.17 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका पी रेशियो काफी कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। दूसरी तरफ इस कंपनी का पीबी रेशियो 2.54 है और इस इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 11.12 है, तो ये बोल सकते हैं इसका पीबी रेशियो काफी कम है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो ये कंपनी काफी सस्ते में मिल रही है, काफी सस्ते में मिल रही है और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों अगर इसके कंपटीशन के बारे में बात करें तो इसका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाता है इस बात से कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब अगर ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो इसका कंपटीशन सिर्फ एक ही कंपनी से रह जाता है जो कि फर्स्ट नंबर पे है, जो कि एलआईसी है, एलआईसी म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये इंडिया की 8th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन हाउस है क्यू एज पर जून 2020 डाटा। सो इन दो फैक्टर से इस कंपनी का कंपटीशन काफी कम हो जाता है। सो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब हम इसके ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड में जो पेनिट्रेशन है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो केवल 5% का है, केवल 5% का। वहीं दूसरी तरफ अगर यूएस में हम देखें तो 75%, कनाडा में 55% और यूके में 40% का पेनिट्रेशन है। लोग वहां पर इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों का है।
साथ ही साथ अगर क्रिसिल का एस्टिमेटेड ग्रोथ हम देखें तो इस इंडस्ट्री में 13 से 15% का इंडस्ट्री ग्रोथ आने वाला है ईयरली बेसिस पे। सो अगर हम इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। दोस्तों ऐसे भी अगर हम सभी जानते हैं कि आए दिन लोग म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। बट अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम की वजह से लोग थोड़ा झिझक रहे हैं, बट आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई इंडिविजुअल नहीं है, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एसबीआई का, दूसरा एलआईसी, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा पीएनबी और पांचवा टीआरओडब्ल्यूई है। दोस्तों इसमें एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी इन चारों का शेयर परसेंटेज 18.2 का है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका मेजर शेयर होल्डर है वो टीआरओडब्ल्यूई है। दोस्तों इसमें जो सेल ऑफ हो रहा है वो एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, टीआरओई सभी के द्वारा हो रहा है। यहाँ जहां पर एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी अपने अपने 8.25% शेयर बेच रहे हैं तीनों। दूसरी तरफ पीएनबी और टीआरओई अपने 3% शेयर ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग में दे रहे हैं। दोस्तों अब हम इसके नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आईपीओ, म्यूचुअल फंड आईपीओ अभी के टाइम में सही नहीं है, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि अभी जो कॉमन पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो म्यूचुअल फंड में से अपना पैसा विड्रॉ कर रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, जिससे कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ एसआईपी भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। और चौथी बात की इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हमने अभी देखा कि पिछले 2 सालों से डिक्लाइन ही रहा है। सो ये इसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अब हम इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि इस कंपनी का जो पीई और पीबी रेशियो है वो काफी अट्रैक्टिव है एज पर देयर कंपटीशंस। दूसरी तरफ ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। सो ये भी एक इसका पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी तरफ ये 8th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया में। और इसके अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इसने 12.2% का मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रखा हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम इसका B30 सिटीज में इसकी रीच बहुत स्ट्रांग है। B30 सिटीज कहने का मतलब है कि सेबी ने 30 सिटीज का एक लॉट बनाया है, जिसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है एज पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो A30 सिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एसबीआई लाइफ का, एसबीआई म्यूचुअल फंड का रीच बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ जो B30 सिटीज है, जो कि A30 से थोड़ा कम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वहां पे उसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड का रीच बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। सो इसका नेशन वाइड नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही वाइड है। दोस्तों इसका जो आखिरी प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसे गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा बिजनेस मिलता है। दोस्तों आपने ईपीएफओ का नाम सुना होगा। ईपीएफओ जो आपका पीएफ मैनेज करता है, जहां पे आपका पीएफ जमा होता है, वो जो पैसा डिडक्ट होता है, वो जो पैसा जमा होता है, उसे यूटीआई मैनेज करता है। इसी तरह सीएमपीएफओ और ईएसआईसी का भी पैसा यूटीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, जो कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसे गवर्नमेंट से ऑफर मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट से बिजनेस मिलने से फायदा ये होता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म रनिंग सिक्योर हो जाता है। कंपनी आगे फ्यूचर में भी बिजनेस करेगी और गवर्नमेंट के इससे बिजनेस मिलते रहेगा, इस चीज का भरोसा बढ़ जाता है। दोस्तों अब इस कंपनी के हम अपॉर्चुनिटीज को देख लें तो हम सभी को मालूम है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करने वाली है, डेफिनेटली ग्रो करने वाली है। सो ये बिजनेस इंडिया में ग्रो करेगा और यूटीआई म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। दूसरी बात इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके पास गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी है, इसे गवर्नमेंट से बिजनेस मिलता है। अब दोस्तों अगर थ्रेड्स की बात करें तो ये इंडस्ट्री एक सेबी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि आए दिन सेबी कुछ ना कुछ नए रूल लेके आता है, जिससे इंडस्ट्री में सुधार हो सके। सो वो रूल कंपनी के फेवर में भी हो सकता है और कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है।
अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर वो रूल कंपनी के फेवर में हुआ तब तो कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो रूल कंपनी के अगेंस्ट हुआ तब भी कंपनी को वो रूल मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल सेबी बोल रहा है, सेबी इन लागू करने के लिए ऑर्डर दे रहा है, तो इस इंडस्ट्री को सेबी का रूल मानना ही पड़ेगा। ये एक थ्रेट है इस कंपनी में। दूसरी बात कि ये बिजनेस स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट अप जाएगा तो ये बिजनेस भी अप जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा तो ये बिजनेस भी डाउन जाएगा। ये एक दूसरा थ्रेट है। दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट्स में अपने सवाल बताएं, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।